हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो हम बात करेंगे जो छात्रों का डिमांड है और जो रिक्वेस्ट है वो है मकान संपत्ति से आय। तो इनकम टैक्स में जो है उससे पहले थोड़ा सा हम बैक आते हैं। इनकम, हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम, आय का शीर्षक। तो आय का जो है ना 5 शीर्षक होता है। पहला है इनकम, चलिए हम ऐसे मौखिक बोल लेते हैं। इसके बाद जब वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इससे पहले कौन सा इनकम आता है, फिर इसके बाद कौन सा आएगा। तो इस वक्त जो आपको ज़रूरी है और जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद जो आपको सवाल सब सॉल्व करवाने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं मकान संपत्ति से आय। तो इनकम का जो है ना 5 हेड होता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसको हिंदी में बोलते हैं वेतन शीर्षक से आय। फिर दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड होता है, अधिक डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और इस वक्त जो है ये है मकान संपत्ति से आय। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मकान संपत्ति से आय, आय का दूसरा शीर्षक है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि मकान संपत्ति से जो आय होता है ना वो आय का दूसरा शीर्षक है, मतलब दूसरे हेड में जो है इसका इनकम का कैलकुलेशन होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस तरह की इनकम को हम शामिल करते हैं, ठीक है ना। मतलब कौन सा इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा और कौन सा इनकम इस शीर्षक में नहीं आएगा। ये जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना है कि कौन सा इनकम इस शीर्षक में आएगा और कौन सा इस इनकम इस शीर्षक में नहीं आएगा। तो आइए हम समझते हैं कि कौन सा इनकम इस शीर्षक में टैक्सेबल होगा। तो पहला है कि इस शीर्षक में वही मकान करयोग होते हैं जो किराए पर उठा दिए गए हैं या फिर मकान मालिक ने स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया हो। कहने का मतलब है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वही मकान जो है या फिर उसी मकान से आय जो है मकान संपत्ति से आय शीर्षक में करयोग होगा जिसे करदाता ने किराए पर दे दिया हो। तो उससे पहले है, पहला कंडीशन है कि करदाता जो है ना उस मकान का स्वामी होना चाहिए, अर्थात जिस मकान, तो मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय में जो है वही मकान इस शीर्षक में करयोग होगा जो मकान करदाता ने या फिर मकान मालिक ने किराए पर दे दिया हो, ठीक है। या फिर जो मकान है ना उस पर जो मकान, जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो मकान बना हुआ है या फिर भवन से जो है लगी हुई ज़मीन है, वह ज़मीन जो किसी मकान या भवन के साथ न लगी हो कि आय जो है ना अन्य साधनों से आय में शामिल की जाती है। कहने का मतलब है वही मकान जो है मकान संपत्ति से आय में शामिल होती है जो मकान जो है मकान, भवन या उनसे लगी हुई ज़मीन की आय पर कर लगता है, ठीक है ना। मकान से लगी हुई भूमि में मकान का कंपाउंड, खेल का मैदान, सब्जी का बगीचा आदि शामिल है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका ये मकान है थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, और इस मकान से जो है ना लगी हुई ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में जो है ना आपका कुछ खेल का मैदान है, सब्जी का बगीचा है या भी बहुत कुछ है। तो ये सारा ज़मीन जो है जो कि मकान से लगा हुआ है ना, इससे जो इनकम होगा वे सभी इनकम मकान संपत्ति से आय शीर्षक में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है कि करदाता, करदाता, ये करदाता क्या होता है, अर्थात इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं भूस्वामी। भूस्वामी अर्थात जो करदाता है ना, जो टैक्स चुकाएगा सरकार को, उसको हम बोलते हैं करदाता। जो करदाता है वह ज़मीन का स्वामी अर्थात मालिक होना चाहिए, मालिक होना चाहिए।
पहला कंडीशन क्या हो गया, कौन सा मकान आएगा शीर्षक में, तो पहला कंडीशन है जो मकान है ना, और मकान तथा उनसे लगी हुई ज़मीन, उस ज़मीन में चाहे खेल का मैदान हो, सब्जी का बाग हो, बगीचा हो, कुछ भी हो, वे सभी ज़मीन जो है ना मकान संपत्ति से आय में कर योग होंगे। दूसरा है जो करदाता है उसे ज़मीन का मालिक होना आवश्यक है, अर्थात यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप मकान के मालिक नहीं हैं, आप उस मकान का कर या टैक्स नहीं चुका सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, जो मकान है उनसे लगी हुई ज़मीन, उस ज़मीन में चाहे खेल का मैदान हो, कंपाउंड हो या फिर सब्जी हो, बाग बगीचा हो, वे सभी भूमि जो हैं मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग होते हैं। दूसरा है जो करदाता है उसे ज़मीन का जो है ना मालिक होना आवश्यक है, भूस्वामी होना चाहिए। यदि आप रेंटर हैं तो आप पर यह नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है, एक होता है माने गए स्वामी, अर्थात किन कारणों में जो है हम आपको ज़मीन का मालिक मानेंगे। तो पहला कंडीशन है वह व्यक्ति जिसके नाम से ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, या फिर अपनी भाषा में हम बोलेंगे तो जिस व्यक्ति ने ज़मीन को ख़रीदा है, अर्थात ज़मीन का रजिस्ट्री उसके नाम से हुआ है, उसको हम बोलेंगे ज़मीन का मालिक या फिर माने गए स्वामी। दूसरा होता है मॉर्गेज का मतलब होता है कि आपने जो है ना कोई बंधक ले लिया है, ठीक है ना। जिसके पास मकान जो है बंधक पड़ा हुआ है वह स्वामी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ज़मीन आपका है, आपने ज़मीन को किसी और के पास गिरवी रख दिया है, तो गिरवी रखने के कंडीशन में जो ज़मीन का ओरिजिनल मालिक है, जिसके नाम से मकान पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, वही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। फिर आगे कहा गया है कि संपत्ति का स्वामी हम निम्न को भी मान सकते हैं। अगला कंडीशन है यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को या अथवा किसी अवयस्क बच्चे को, अवयस्क का मतलब है जिसकी शादी न हुई हो, अविवाहित हो, पुत्र हो या पुत्री हो, बिना प्रतिफल लिए यदि वह अपना मकान संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जो है ना कोई पुत्र है और जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो आपने क्या किया है, अपने पुत्र को जन्मदिन के तोहफे पर या जन्मदिन पर जो है ना कोई अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी है। तो ऐसे कंडीशन में जो पिता है ना वही ज़मीन का मालिक माना जाएगा, पुत्र जो है ज़मीन का मालिक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे कहा गया है कि यदि आपने कोई अनुबंध पर जो है ना किसी भवन पर कब्जा करने का अधिकार यदि आपको मिल जाता है, तो वह व्यक्ति जो है उस भवन का स्वामी माना जाएगा। किसी तरह का आपने एग्रीमेंट किसी व्यक्ति के साथ कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वह ज़मीन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स में जो है जो खास बात है वो ये है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक में जो है ना, जैसे ही हम आय की गणना करेंगे, तो आय की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि मकान का मालिक कौन है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है। मकान का मतलब होता है मकान तथा उनसे लगी हुई ज़मीन। और फिर आगे कहा गया है कि जो करदाता है, जो टैक्स पेई है, उसे मकान संपत्ति का मालिक होना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि माने गए स्वामी किन किन कंडीशन में, यदि आपने कोई संपत्ति किसी को गिरवी दे दिया है तो ऐसी कंडीशन में गिरवी रखने वाला व्यक्ति ही संपत्ति का मालिक कहलाएगा। यदि आपने किसी बिना पर्याप्त प्रतिफल के यदि आपने अपने जीवन साथी या फिर आपने अपने पुत्र को या अविवाहित पुत्री को कोई संपत्ति आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति ही उस संपत्ति का मालिक कहलाएगा। चलिए आगे हम आते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है, दोबारा इसको रिप्ले कर लेते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला कंडीशन क्या था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में जो है ना आय निकालने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि जो मकान है ना वह मकान किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले है कि जो मकान है, यदि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मकान है और जो मकान से लगी हुई ज़मीन है, उस ज़मीन पर कोई सब्ज़ी का जो है ना, यदि आप कोई सब्ज़ी उगाते हैं, यदि खेल का
मैदान है, कोई कंपाउंड है, तो वे सभी भूमि जो है ना मकान संपत्ति की से आय शीर्षक में क्या होंगे, कर योग होंगे। ठीक है। आगे कहा गया है कि अगला कंडीशन क्या है कि करदाता का निर्धारण, करदाता का को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स पेई। जो व्यक्ति कर चुकाता है उसको हम क्या बोलते हैं, करदाता बोलते हैं। ठीक है ना। तो करदाता को जो है मकान संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। यदि आप स्वामी नहीं हैं तो आप पर जो है यह नियम लागू नहीं होता है। आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में आप टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा किस तरह का मकान इस शीर्षक में टैक्सेबल होगा। तो मकान को जो है कई भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है, इसको बोलते हैं सेल्फ रेसिडेंस। सेल्फ रेसिडेंस इसको बोलते हैं, मतलब ये जिस मकान में आप स्वयं रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेसिडेंस। ठीक है ना। एक होता है लेट आउट। लेट आउट इसको बोलते हैं किराए पर देना, किराए पर देना। ठीक है। तो आगे होता है डीम्ड, डीम्ड टू बी लेट आउट। इसको बोलते हैं मतलब किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। अर्थात मान लीजिए आपके पास एक मकान है, ठीक है ना। इस मकान में जो है ना एक साल में 12 महीना होता है। यदि 12 महीने में मान लीजिए 8 महीना आप स्वयं रहते हैं और 4 महीने के लिए आप किसी कारण से आपका जो है ना, यदि कहीं आप नौकरी करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो यदि आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप 4 महीने के लिए यह मकान किसी को रेंट पर दे देते हैं। इसको हम बोलते हैं, इस तरह के मकान को हम बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है ना। फिर आगे होता है यूज फॉर ऑन बिजनेस। मतलब आपके पास मकान है लेकिन आप इस मकान में जो है ना स्वयं का दुकान चलाते हैं, तो इस तरह के मकान को बोलते हैं कि इट इज़ बिजनेस प्रॉपर्टी। मतलब यह मकान जो है ना व्यापार की संपत्ति मानी जाएगी। इसको इस तरह के मकान से जो इनकम होगा उस मकान से आय को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।